तो सब कुछ झेला है। मैंने तो ईडी झेली है, मैंने तो सीबीआई झेली है, मैंने तो राजद्रोह के रांची तक के केस झेले हैं, मैंने तो सैकड़ों मुकदमे झेले हैं। मैं तभी कह रहा हूँ, या तो मानसिक रूप से तैयार रहिए कि घर टूटेगा, टूटने दीजिए, परिवार वालों पे मुकदमे दर्ज होंगे, होने दीजिए। कौन सोचता है, इतना दम नहीं रहा अब। ये तो देखिए बड़े बड़े निर्दलीय विधायक हैं, कभी मन में आता है कि जो सरकार का विधायक होता, मंत्री हो जाते, लाल बत्ती मिल जाती, आता है मन में कभी? ये राज्य जब पैदा हुआ था 2000 में, 9 नवंबर 2000 को, इस राज्य को उसी समय पोलियो हो गया था। ये अपने पैरों पर आज तक नहीं खड़ा हो पाया और ना हो पाएगा। कारण क्या मानते हैं सर इसके पीछे? एक जीवन में 7 जीवन जी चुका हूँ। आदमी क्या सोचता है कि मैं यॉट में चलूं, मैं चार्टर प्लेन में चलूं, मैं चॉपर में चलूं, मैं दुनिया के महंगे से महंगे होटल में रहूं, मैं दुनिया के महंगे से महंगे शहर में रहूं। ये जीवन में 7 बार जी चुका हूँ। मेरे जीवन में मेरी इच्छाएं नहीं है। मेरी इच्छा इतनी, जहाँ सरकार बाद में बनती है उसे गिराने के षड्यंत्र पहले होने लग जाते हैं। मुख्यमंत्री शपथ बाद में लेता है, उससे पहले कैबिनेट में लोग तैयार रहते हैं कि कैसे जड़ें खोदी जाए। वर्तमान विधायक को ये ताकत दिखाना चाहें, हर समय गाली दें, हर समय गुंडाई दिखाना चाहें, और वो भी किसको? उमेश कुमार को। पहले देख तो लो, झांक तो लो अपने गिरबान में। किस उमेश कुमार को, जिसने 20 साल तुम्हारी हमेशा मदद की? दोस्त है ना। कहते रहो, आप उसको दिखाना चाहते हो जिसके घर में आपने शरण ली। आज अब तुम्हारी बात भी। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर और अमरीश पुरी पर फिल्माई गई फिल्म नायक शायद आपने देखी हो। वास्तव में वो पिक्चर देखा जाए तो एक पत्रकार और एक राजनेता को लेकर फिल्माई गई है। भ्रष्टाचार तमाम मुद्दे रहे हैं और अनिल कपूर को एक नायक की भूमिका में दिखाया गया है, जबकि अमरीश पुरी को खलनायक की भूमिका में दिखाया गया है। उत्तराखंड में भी ऐसे नायक की भूमिका निभाई है उस पत्रकार ने जिसका नाम उमेश कुमार शर्मा है। कलम, कैमरा और आज विधायक। उस विधायक के पास जेडी न्यूज की टीम पहुंची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए जरूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे विधायक जो कलम से और विधायक तक का सफर जिन्होंने तय किया है, हालांकि मुख्यमंत्री हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लड़ाई जारी है भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर। ऐसे विधायक जेडी न्यूज के साथ है, तमाम बातें होंगी। उत्तराखंड जवान है, 25 साल की उम्र हो चुकी है, उस पर भी बात की जाएगी, भ्रष्टाचार को लेकर बात की जाएगी, जो तमाम चीज़ों को लेकर बात की जाएगी और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाएगी। विधायक जी, आपका जेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत मैंने की है नायक पिक्चर से, जिसके अभिनेता अनिल कपूर और खलनायक की भूमिका में अमरीश पुरी है। क्या उससे प्रभावित होकर आप पत्रकार से विधायक तक का सफर आपने तय किया है? देखिए, अगर फिल्मों से लोग प्रभावित होने लगे तो फिर मुझे लगता है कि अधिकतर फिल्में जो हैं बदमाशी पर, माफिया पर, गैंगस्टर पर बनती हैं। बहुत सारी फिल्में अभी वर्तमान में भी आई हैं, चाहे बाहुबली हो, केजीएफ हो, केजीएफ पार्ट 2 हो। तो मुझे लगता है कि जीवन में प्रभावित आप फिल्मों से नहीं, अपने आसपास के घटनाक्रम से होते हैं, अपने उन लोगों से होते हैं जिनके साथ आप काम कर चुके होते हैं, या आप परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जिन परिस्थितियों को देख के आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो जैसे कि आपने अपने जीवन का घटनाक्रम बताया कि बचपन में आपने देखा कि एक गांव में कुछ लोग आए, सबको धमका रहे थे, पर कुछ लोगों को नहीं कुछ कह पा रहे थे। बोले ये कौन है? बोले पत्रकार है। तो आप वहाँ से प्रभावित हो गए, आपने पत्रकारिता शुरू कर दी। तो प्रभावित फिल्मों से नहीं, प्रभावित हम आसपास घट रही घटनाओं से। पत्रकारिता के जीवन में हमने बड़े आयाम स्थापित किए, कई सरकारें हमारी स्टोरीज के कारण गिरी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो ऑपरेशन हमने 23 मार्च को किया 2016 में, 26 मार्च 2016 को स्टोरी हमने ऑन एयर की, 27 मार्च को सरकार गिर गई। तो प्रभावित आप अपने जीवन से होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो मानता हूँ कि मेरे आसपास की घटनाएं या मैंने जिनके साथ काम किया वो मेरी प्रेरणा है और उन्हीं से प्रभावित हूँ। हालांकि जय, चलिए आपने बात को बोला कि जय पिक्चरों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन पिक्चर कहीं पर ज्ञान जायनी होती है। लेकिन आपने लड़ाई की शुरुआत की थी अत्याचार और भ्रष्टाचार को लेकर। उत्तराखंड में जो व्याप्त अत्याचार और भ्रष्टाचार कहाँ पाते हैं? यहाँ की आज की स्थिति को देखा जाए, क्या अत्याचार और भ्रष्टाचार का ग्राफ गिरा है जब उमेश कुमार विधायक बन गए हैं? अत्याचार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भ्रष्टाचार उत्तराखंड में बड़े व्यापक स्तर पर
उत्तराखंड को प्रभावित कर रहा है, उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों को। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई पहाड़ प्लेन करता रहे। मैं तो ये मानता हूँ कि जो उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंडी है। तो भ्रष्टाचार से हर उत्तराखंडी प्रभावित है, और आज से नहीं, पिछले 25 साल से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर प्रभावित है। लेकिन उसके लिए कोई बड़े काम ऐसे हुए नहीं, कोई बड़े व्यापक कदम ऐसे उठाए नहीं गए जिनसे कि उन चीज़ों से बाहर आया जा सके, भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। क्राइम जैसी चीजों पे लगाम लगा पाए धामी साहब? देखिए, अपराध पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। अपराध पर तो समाज को जागरूक होना पड़ता है। समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, हर व्यक्ति के ऊपर पुलिस वाला नहीं बिठाया जा सकता। इस हॉल में 20 लोग बैठे, कौन वारदात कर देगा हमें क्या पता। तो समाज को जागरूक करना और बड़ी घटनाओं पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करना, ऐसा नहीं है। इस सरकार ने, धामी सरकार ने जब भी कोई बड़ा अपराध हुआ उसमें त्वरित कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार पर भी मुझे लगता है कि धामी सरकार ने जब भी कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आया उसमें व्यापक कार्रवाई हुई है। आप हरिद्वार का लैंडस्केप देख लीजिए, उसमें मुझे लगता है कि एक बार पहले 2 IAS अफसर कभी सस्पेंड हुए थे 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, और अब IAS अधिकारी, PCS अधिकारी सस्पेंड हुए। तो IAS और PCS को सस्पेंड करने के लिए मुख्यमंत्री को बड़ी सख्त विचारधारा का होना पड़ता है। मेरी विचारधारा धामी जी से मिलती हो या ना मिलती हो, मैं धामी जी का विरोधी हूँ या मैं उनके गलत कृत्यों का हमेशा विरोध करता हूँ, लेकिन जो अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना करना भी नेता के तौर पर, मैं चाहे अकेला हूँ विधानसभा में, निर्दलीय हूँ, लेकिन हूँ तो विपक्ष में, मेरा भी कर्तव्य है कि जब अच्छा कार्य करे तो उसकी सराहना की जाए। जब भ्रष्टाचार जैसी चीजें देखते हैं या अत्याचार देखते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं जो होना नहीं चाहिए, क्या उमेश कुमार के मन में आता है कि उठा लो कलम, उठा लो कैमरा? नहीं, तो इसमें अब कलम कैमरा उठाने की बात ही नहीं। हमें तो अब सशक्त प्लेटफॉर्म जनता ने दिया है। पत्रकार से ज्यादा तो ताकत नेता के पास होती है, सदन की ताकत उसके पास होती है, जो पूरा देश, पूरी दुनिया देखती है। सदन में उठाने चाहिए, सभी को उठाने चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेता लोग जो हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति उनका निर्वहन पूरी तरीके से नहीं कर रहे। अगर समय रहते हर विधायक जागरूक होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को, भ्रष्टाचार को विधानसभा में उठाए, व्यापक स्तर पर उठाए, बड़े स्तर पर उठाए, तो भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। खानपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं PWD से कमीशन लिया जाता? यहाँ क्यों नहीं विधायक निधि में कमीशन लिया जाता? यहाँ क्यों नहीं ब्लॉक के लोग जो है वो ठेकेदारों को परेशान करते? यहाँ क्यों नहीं सिंचाई विभाग में कमीशन लिया जाता? यहाँ क्यों विकास हो रहा है? यहाँ क्यों राज्य योजनाएं आ रही हैं? यहाँ क्यों बाईपास बन रहे हैं? यहाँ कैसे उप जिला अस्पताल आ गया? कैसे सिडकुल आ गया? यहाँ कैसे 100 करोड़ रुपए की सड़कें बन रही हैं? तो विधायक को देखिए, एक बात समझिए, जिस नेता का ईमान बिक जाता है उसका इकबाल कभी नहीं बन सकता। अगर आपको अपना इकबाल बुलंद रखना है तो अपना जमीर, अपना ईमान जिंदा रखना पड़ेगा। हाथ ऐसे रखिए, ऐसे मत रखिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आपने बोला कि पत्रकारिता से प्रभावित तो जो है विधायिका होती है, क्या ये सच में ऐसा मानते हैं आप? आप एक बात बताइए ना, पत्रकारिता आप जो कह रहे हैं, आप अपना सवाल आपका थोड़ा सा आप गलत पूछ गए। आपका सवाल ये था कि पत्रकारिता बेहतर प्रभावित करती है या नेता बेहतर प्रभावित करते हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? ये मैंने कहा कि कैमरा उठाने को मन करता है कि फिर से उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। सैनी जी, बात अब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप प्रभावित किससे हैं? मैं प्रभावित राजनीति से हूं, क्योंकि राजनीति आपको एक ताकत देती है। आप किसी SSP, DM, कमिश्नर को धमका के दिखाइए, आपके खिलाफ 2 मिनट में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और मैं धमकाता हूं, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा। बस यही फर्क है। आपने तो पूरी सरकार डाल दी थी सर, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो सरकार डाल दी थी, आप खुद मानिए इस बात को। मैंने सरकार को उसके लिए आपको फिर मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि आपका घर तो तैयार रहता है सर, नहीं रहता ना। आप किसको बता रहे हैं बॉस? 4000 से ज्यादा उमेश कुमार हमारे सामने बड़ा उदाहरण है। 4000 से ज्यादा पत्रकार मेरे साथ काम कर चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उमेश कुमार एक बड़ा उदाहरण है जिसने सरकार के स्वतंत्र भारत में। उसके लिए भाई देखिए क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी हर पत्रकार से जुड़ी हुई है। नहीं, पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्णतः नहीं कर रहे हैं। पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जिस दिन पूर्णतः करने लग जाएंगे उस दिन 90% सिस्टम हम सुधार देंगे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने ऊपर होने वाली सरकारी कार्रवाई से डरते हैं।
मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल डाल दिए जाएंगे, इनाम रख दिया जाएगा, कुर्की कर दी सर ये जाएगी। तो होता रहा है। मैं आपको, मुझे मत बताइए ना, मैं तो झेल रहा हूँ। जेल नहीं आप, मैंने तो सब कुछ झेला है। मैंने तो ईडी झेली है, मैंने तो सीबीआई झेली है, मैंने तो राजद्रोह के रांची तक के केस झेले हैं, मैंने तो सैकड़ों मुकदमे झेले हैं। मैं तभी कह रहा हूँ, या तो मानसिक रूप से तैयार रहिए कि घर टूटेगा, टूटने दीजिए, परिवार वालों पे मुकदमे दर्ज होंगे, होने दीजिए। कौन सोचता है, इतना दम नहीं रहा अब। ये तो देखिए, बड़े बड़े संस्थान हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। आज की डेट में 90% मीडिया कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, नाम तक रख दिया गया है लोगों ने, तो चाहे नाम रखा हुआ स्टेट है। गवर्नमेंट हो, चाहे नेशनल राष्ट्रीय सरकार हो, भारत सरकार हो, कहीं ना कहीं रीजनल चैनल स्टेट गवर्नमेंट से गवर्न है। भाई आपकी कमर क्या है, आपकी फाइनेंशियल बैकबोन है विज्ञापन, और आप प्राइवेट विज्ञापन से चैनल राज्य में नहीं चला सकते रीजनल। आपको सरकारी विज्ञापन पर निर्भर होना होगा। जिस दिन आप सरकार के खिलाफ खबर चलाएंगे, उस दिन आपका विज्ञापन बंद कर दिया जाएगा, आपकी दुकान 4 महीने बाद बंद हो जाएगी। तो भाई या तो इतना कलेजा पैदा करो कि सरकार से विज्ञापन नहीं लेंगे। 2016 में जब राज्य सरकार गिरी हरीश रावत जी की, उसके बाद वापस आ गए, हमें आरओ भेजा गया विज्ञापन का। हमने बकायदा ईमेल सेंटर पे पढ़ा है, अभी भी मैंने लिख के भेजा कि एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार जो सरकार खरीद फरोख्त में शामिल हो, उस सरकार से मैं विज्ञापन लेना अपनी तौहीन समझता हूं। और मैंने पूरे 1 साल विज्ञापन नहीं लिया। 18 चैनल ऐसे हैं जो 4.5-4, 5-5 करोड़ रुपए के 8 महीने में विज्ञापन ले गए सरकार से। सर हम बात करते हैं उत्तराखंड की। आज उत्तराखंड 25 साल का जवान वो राज्य है, कहाँ देखते हैं उस उत्तराखंड को? उत्तराखंडियों को जो सपना था उत्तराखंड को लेकर, क्या वास्तव में वो साकार होता नजर आ रहा है या अभी कोई चूक बाकी है? पोलियो समझते हैं क्या होता है? आप बताएंगे ना? पोलियो आप समझते हैं क्या आप होता है? बताएंगे ना? अपंगता पैदा करता है। ये राज्य जब पैदा हुआ था 2000 में, 9 नवंबर 2000 को, इस राज्य को उसी समय पोलियो हो गया था। ये अपने पैरों पर आज तक नहीं खड़ा हो पाया और ना हो पाएगा। कारण क्या मानते हैं सर इसके पीछे? नेताओं के भ्रष्टाचार, नेताओं की रीढ़ की हड्डी ना होना, कमजोर नेता, नेतृत्वहीन सरकारें होना। सरकार पे इशारा है या? सब सरकारों पर। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। मैं तो सारी सरकारों की। आपने मुझसे 25 साल का सवाल किया कि उत्तराखंड क्यों नहीं। मैं तो आपको डे 1 से बता रहा हूँ, जहां सरकार बाद में बनती है, उसे गिराने के षड्यंत्र पहले होने लग जाते हैं। मुख्यमंत्री शपथ बाद में लेता है, उससे पहले कैबिनेट में लोग तैयार रहते हैं कि कैसे जड़ें खोदी जाए। तिवारी जी पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री बने जी। तब से लेकर पूरे 5 साल हरीश रावत जी ने और मंत्रियों ने काम नहीं करने दिया। उन्हें रोज उनके कील ठोके रहते थे। जी ठीक है, बहुगुणा जी आए, उनको हरीश रावत ने काम नहीं करने दिया। ठीक है, जनरल खंडूरी आए, उनको निशंक जी ने काम करने नहीं दिया। भाई आज भी स्थिति है सर। आज तो मुझे लगता है नहीं, 4 साल बहुत अच्छे निकले हैं। मुझे लगता नहीं 4 साल में कोई ऐसी बड़ी चीजें हुई हैं। लगता है तो कि पोलियो का इलाज हो रहा है। लगता है कि पोलियो का इलाज अभी इतनी जल्दी नहीं होता है। पोलियो जो 20 साल में हुआ है वो 4 साल में ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए 20 साल और चाहिए। सर आप निर्दलीय विधायक हैं, कभी मन में आता है कि जय सरकार का विधायक होता, मंत्री हो जाते, लाल बत्ती मिल जाती? आता है मन में कभी? भाई देखिए, एक बात समझिए, जो समुंदर होता है ना, उसमें नदियां कितनी आके गिर जाएं फर्क नहीं पड़ता। तो हम वो समुद्र हैं जिसने सब कुछ देख लिया। ये लाल बत्तियां, ये मंत्री पद, ये संतरी पद, कोई फर्क नहीं पड़ता। उमेश कुमार अपने में एक अपनी पहचान है। उमेश कुमार किसी सरकार का, किसी लाल बत्ती का, किसी नेता का मोहताज नहीं है। हम अपनी क्षमता पे, अपनी ताकत पे लड़ रहे हैं। और आज अगर कानपुर में सिडकुल बन रहा है, उप जिला अस्पताल बन रहा है, बाईपास बन रहे हैं, तो उमेश कुमार के नाम पे बन रहे हैं, उसके मेहनत के कारण बन रहे हैं। ये किसी के मोहताज होने के कारण नहीं बन रहे। अधिकारों में वृद्धि हो जाती तो कैबिनेट मिल जाता, आपके अधिकार बढ़ जाते। क्या हो जाता? कैबिनेट मंत्री ज्यादा अच्छे से काम करा लेते। कैबिनेट मंत्री कितने रुल रहे हैं, देख लीजिए उनकी विधानसभाओं में कितने काम हो रहे हैं। लगता नहीं करा पा रहे। ये तो उनकी विधानसभा वाले बेहतर बता पाएंगे चलिए क्या करा पा रहे। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, गन्ना पीड़ित, गन्ना का किसान वहाँ बड़ा, तो कैसे देखते हैं सर दुर्दशा को किसान की? देखिए, अब तो खैर इस बार तो फसल अच्छी हुई है, फसल अच्छी उतरी है गन्ने की हमारे यहाँ। 2023 में जब बाढ़ आई थी, उस समय जुलाई के महीने में हमारे यहाँ 9 जुलाई को बाढ़ आई थी 2023 में। तो उस समय स्थिति खराब थी। उसके बाद पानी का जल भराव रहा, केमिकल भी आया। फसलें हमारे यहाँ लगभग
90 क्या 98-99% लगभग हमारे यहाँ फसल खत्म हो गई थी। मुआवजों में भी जो होना था बंटाधार हुआ, बिजली के बिल माफ़ नहीं हुए, किसानों की आरसी कटी, और किसानों के ट्यूबवेल के बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल। किसान तो आज भी त्रस्त है। और उत्तराखंड की 80% जो कृषि है वो हरिद्वार जनपद है। रेवेन्यू हमारे यहाँ से है, लेकिन हरिद्वार जनपद को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, जिसका हमें दुख है। मतलब किसान की सुनवाई हो पा रही है? किसान जो है नहीं, कोई सुनवाई नहीं है किसान की। किसान त्रस्त है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसके लिए मैं चाहूँगा धामी जी से कि एक बार आप स्वयं इसका निरीक्षण करें, फाइलें मंगाएं, मुआवजा कितना बटा, कितने किसानों को लाभ हुआ। जब पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार बिजली में छूट दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम भी दे सकते हैं। हम तो ऊर्जा क्षेत्र हैं, हम तो ऊर्जा प्रदेश हैं। हमें अपने आप को ऊर्जा प्रदेश कहना ही नहीं चाहिए। अगर हम अपने राज्य के लोगों को ऊर्जा का लाभ नहीं दे सकते तो फिर ऊर्जा प्रदेश किस बात का है? सर, सरकार देहरादून में रहे या गैरसैंण में, कैसे देखते हैं? क्या मतलब क्या लाभ हो सकता है? सरकार गैरसैंण तो देखिए एक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गैरसैंण कोई राजधानी नहीं है, गैरसैंण कोई नाम नहीं है। गैरसैंण उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का सपना था। वो गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते थे। लेकिन मेरा कहना है कि ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये उत्तराखंड के लिए नुकसान का मुद्दा है, लाभ का नहीं है। सैकड़ों करोड़ रुपए वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर जाते हैं, रहते हैं, छुट्टियां मना के वापस आ जाते हैं। लाभ क्या हुआ? स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं है। या तो ले जाके गैरसैंण में बसा दीजिए, पूरी सारे अधिकारी, नेता, मंत्री वहीं रहें, तब तो पहाड़ को उसका लाभ है। वरना सब आंखों में धूल झोंकने का काम है, जो मर्जी करे, सब आंखों में धूल झोंके। बंजारे वाली जो राजधानी है अच्छी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि राजधानी अच्छी होना बड़ी बात नहीं है, राज्य के लोगों की मूल भावनाएं बड़ी बात है। हमें उन मूल भावनाओं की कदर करनी है तो गैरसैंण जाके राजधानी बनाइए। लेकिन सर वहाँ पे सुविधाओं का अभाव है, सुविधाएं नहीं है। वो कोई बात नहीं है तो सुविधाएं पैदा करेगी, सरकार का काम है। सुविधाएं क्या चाहिए? आप हेलीकॉप्टर उतर जाता है, अब वहाँ ट्रेन से भी सुविधा हो ही जाएगी, कभी ना कभी गाड़ियाँ जाती हैं, बसें जाती हैं। तो सुविधाएं क्या चाहते हैं आप? सुविधाएं वहाँ पहुँच जब हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए पूरी दुनिया में भ्रमण के लिए कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री घूम सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर से गैरसैंण भी जा सकते हैं। जाइए ना, हम भी तो जाते हैं। उत्तराखंड क्रांति के लिए जिन्होंने काम किया है या उत्तराखंड निर्माण के जिन्होंने काम किया है, उनका जो सपना था आंदोलनकारियों का, क्या वो साकार होगा? कोई सपना साकार नहीं हुआ। सब लोग वीरान हैं बेचारे। राज्य आंदोलनकारियों ने शहादतें दी हैं, किसी को कोई पूर्ण लाभ नहीं हुआ। सिर्फ उन लोगों को एक छलावा दिया गया। हमेशा सबसे ज्यादा कोई ठगा गया तो राज्य आंदोलनकारी ठगे गए। क्या सरकार सुनना नहीं चाह रही उनकी आवाज को? सुनने की बात नहीं है, करने की क्षमता होनी चाहिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सुनने की नहीं, सुन तो कोई भी लेगा। मैं भी सुन लूंगा दिन में बैठ के। नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रहे। आप आवाज उठा रहे हैं या उठाएंगे? मैं तो लगातार उठाता हूँ राज्य आंदोलनकारियों की, और हमेशा उनके साथ में, चाहे क्षैतिज आरक्षण हो या कोई भी हो, हमने हमेशा उनकी बात की है। और जब भी जरूरत पड़ेगी, और यही नहीं, लोग पहाड़ और प्लेन करते हैं, हरिद्वार वालों को प्लेन का समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हरिद्वार के लोगों की मूल भावनाएं हमेशा पहाड़ के लोगों के साथ रही हैं, हमेशा उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के साथ रही हैं। ये कुछ लोग पहाड़ प्लेन की राजनीति करने के लिए दोनों को डिवाइड करना चाहते हैं। आप निकल जाइए कैमरा लेके, आप पूछ लीजिए, कोई भी एक आदमी आपको पहाड़ विरोधी नहीं मिलेगा। हमारी मूल भावनाएं हमेशा राज्य आंदोलनकारियों के साथ थी, पहाड़ के लोगों के साथ थी, हैं और रहेंगी। 20 साल का कार्यकाल और अपना अभी तक का कार्यकाल कैसे देखते हैं तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए? देखिए, आप पत्रकार भी और विधायक भी आप हो गए हैं। सैनी जी, मेरे कार्यकाल की तुलना मैं खुद नहीं कर सकता। मेरे कार्यकाल की तुलना मेरी जनता कर सकती है। 20 साल के कार्यकाल के बारे में तो कहेंगे, कहीं ना कहीं आंकलन तो आप करते होंगे ना? संतुष्ट नहीं हूँ 20 साल के कार्यकाल से। आंकलन तो करते होंगे ना सर? मैं 20 साल के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि क्या कहना चाहेंगे भाई? 4 सरकारों से तो मेरा ही विवाद रहा भ्रष्टाचार को लेकर। 4 सरकारों से 2007 से लेकर 2018 तक तो मेरा ही विवाद रहा सरकारों से भ्रष्टाचार। खानपुर की बात कर रहा हूँ सर, प्रॉपर खानपुर की बात नहीं। तो 20 साल में खानपुर, मैं तभी तो कह रहा हूँ। अब आप मेरे से कहे मैं खानपुर, मैं तो बुराई करूंगा, काम नहीं हुआ था यहाँ। मैं तो आंकलन पूछा सर, बुराई नहीं पूछी मैंने, आपसे आंकलन पूछ रहा हूँ कि कैसे देखते हैं आपका कार्यकाल और 20 साल का कार्यकाल। आंकलन की बात कर रहा हूँ। 20 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ था। यहाँ सिर्फ सड़कें थी, वो भी मुख्य मार्ग थे। गांव में मेन सड़कें खत्म हो चुकी थी। कोई, जैसे अब हमारे कलसिया का एक एग्जांपल ले लीजिए, 8 गांव को जोड़ता है एक पुल, कभी नहीं बना।
जिला पंचायत ने बनाया, भ्रष्टाचार की भेंट पहली बारिश में बह गया। हमने जो सड़कें बनाई, हमने जो इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण किया, हमने जो बाईपास बनाए, हम जो सिडकुल बना रहे हैं, उपजिला अस्पताल बना रहे हैं, जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, हम उनकी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त काम हो रहा है। इसका आंकलन लोग करके बताएंगे आपको कि उमेश कुमार ने 3 साल और 20 साल में क्या फर्क था, मैं नहीं बता सकता। सपना क्या सजोया है आपने कानपुर वासियों के लिए कि कुछ बेहतर मेरा किया तो जाए? सपना ये है कि कानपुर एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए, पूरे देश में इसका उदाहरण दिया जाना चाहिए कि 5 साल में किसी विधानसभा में इतना काम नहीं हुआ होगा। इस विधानसभा का कंपैरिजन होना चाहिए देश की अन्य विधानसभाओं से। मुख्यमंत्री की विधानसभा छोड़ दीजिएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मालिक होते हैं, वो कोई भी काम अपने यहाँ करा सकते हैं। मानते हैं कि निर्दलीय रहते हुए आपने काफी काम कराया? मैं समझता हूँ कि मेरा कार्यकाल संतोषजनक है, मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूँ, बाकी तो जनता बताएगी। व्यक्तिगत सवाल आ रहा है, किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त सुनाए तो बेवफा हो गया, सड़कों पे विवाद रहा है प्रणव सिंह का और आपका, क्या कहना चाहेंगे? विवाद नहीं रहा। देखिए, जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो उसको सौम्य और शालीन होकर अपने को थोड़ा शांत रख के जनता में काम करना चाहिए अपनी पैठ बनाने के लिए, ना कि आप वर्तमान विधायक को ये ताकत दिखाना चाहें, हर समय गाली दें, हर समय गुंडाई दिखाना चाहें, और वो भी किसको? उमेश कुमार को। पहले देख तो लो, झांक तो लो अपने गिरबान में, किस उमेश कुमार को जिसने 20 साल तुम्हारी हमेशा मदद की। दोस्त है ना? कहते रहो, आप उसको दिखाना चाहते हो जिसके घर में आपने शरण ली। आज अब तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही है, नाश्ते का इकट्ठा करेंगे, अब वो चीजें वायरल हुई है, ठीक तो है, ये कोई किस्सा, बात ये दोस्त क्या हो गया, क्या सर? नहीं, भाभी से मेरा कोई विवाद नहीं है, भाभी ने कभी मेरे बारे में कोई गलत बात बोली भी नहीं है, और बोल भी दी होगी तो कोई बात नहीं। जब एक बार किसी को भाभी कहा तो भाभी है हमारी। ब्रेक लग जाएगा विवाद पे, लगता है सर? वो ब्रेक मुझे लगाने में डरता थोड़ी हूँ मैं, ब्रेक पे विवाद पर ब्रेक लगाना चाहूंगा। बस मेरा ये है कि समाज में गलत संदेश नहीं चाहिए जाना चाहिए, ब्रेक वो लगाए ना लगाए, डरता कौन है उनसे। उमेश जी, व्यक्तिगत लड़ाई को जो बिरादरी की लड़ाई का रूप दिया जाता है, क्या उससे एक जो कंट्रोवर्सी है, जो विरोधात्मक चीजें हैं, वो सामने नहीं आती? बिरादरियों को लेके बड़ी बड़ी बातें आती हैं। देखिए, जब दो बिरादरियों में विवाद होता है ना, दो नेताओं के कारण, तो उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। जिस तरीके से गुर्जर ब्राह्मण विवाद हुआ, हमने कभी भी बिरादरी की बात नहीं करी थी। मेरे किसी बयान में आप कभी बिरादरी की बात नहीं सुन सकते, लेकिन आपने बिरादरी का सहारा लेना चाहा, बात बिगड़ी। हमने तो फिर भी कोई आह्वान नहीं किया था, तब लोग 50,000 लोग आ गए। तो मैं तो हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, सब आपस में भाई हैं, एक दूसरे के साथ। पश्चिम के किसी गांव में चले जाइए, सारी बिरादरी के लोग मिलजुल के रहते हैं। मेरे यहाँ आ जाइए, हर गांव में मिलजुल के, थोड़ा बहुत तनाव तो सभी में रहता है, लेकिन राजनेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके कारण किसी भी समाज का सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। कलम, कैमरा, अब विधायक, क्या बाकी कोई सपना है अभी? जाय विधि रखे राम, ताई विधि रही है, जो ईश्वर ने तय किया है। उमेश कुमार का सपना नहीं है कुछ? सपने मैंने भाई एक जीवन में 7 जीवन जी चुका हूँ। आदमी क्या सोचता है कि मैं यॉट में चलूं, मैं चार्टर प्लेन में चलूं, मैं चॉपर में चलूं, मैं दुनिया के महंगे से महंगे होटल में रहूं, मैं दुनिया के महंगे से महंगे शहर में रहूं। ये जीवन में 7 बार जी चुका हूँ। मेरे जीवन में मेरी इच्छाएं नहीं है। मेरी इच्छा इतनी जरूर है कि कानपुर विधानसभा के जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार देकर निर्दलीय चुना, जिस दिन मैं राजनीति से जाऊं उस दिन वो ये लोग उदाहरण दें कि हमारा विधायक उमेश कुमार था, उसने हमारे लिए ये काम किए, ये चीजें स्थापित की, और कोई ये कहने वाला ना हो कि भाई वो आदमी गलत था। तो मेरा बस अब इतना ही है कि जो जिम्मेदारी दी गई है, कानपुर विधानसभा का विधायक होने के तौर पे मैं इस कानपुर विधानसभा का संरक्षक हूँ, और संरक्षक का मतलब होता है कि वो वहां पे किसी भी प्रकार का गलत काम ना होने दे, चोरी चकारी ना होने दे, उसका विकास करे, उसके परिवार में जितने लोग हों सब फले फूलें, सबका भला हो, सब हंसी खुशी रहें। तो मेरा तो यही है कि भाई जितना काम मैं यहाँ के लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए करके जा सकता हूँ, क्योंकि अब आने वाली पीढ़ियाँ भी बहुत हमारे यहाँ तेजी से बढ़ रही हैं, तो वो ये कहें कि हाँ भाई सिडकुल बना था, हमारे बच्चों को बाहर रोजगार मांगने नहीं जाना पड़ता। हाँ भाई, उपजिला अस्पताल बना है, हमें 24-24 घंटे अपने किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल के बाहर नहीं बैठना पड़ता।
हाँ भाई हमारे घर पे एम्बुलेंस आ जाती है, हाँ भाई आधी रात को हमारे जच्चा बच्चा को जरूरत है तो हमारे लिए अस्पताल, उप जिला अस्पताल हमारी विधानसभा में है। तो मैं तो वो काम करके जाना चाहता हूँ कि लोग ये कहें कि अब हमें अपनी विधानसभा से बाहर ही नहीं जाना पड़ता काम के लिए। धामी जी के लिए सीट छोड़ने की आपने बात की थी, जब चुनाव चल रहा था तो मुख्यमंत्री हो गए थे, क्या होलोरे मारता है आपका मन जो है बीजेपी के लिए? धामी जी प्रेम जाग जाता है कभी कभी? धामी जी मेरे 20 साल भी नहीं, धामी जी मेरे आज लगभग 2000 से समझ लीजिए 25 साल से मेरे मित्र हैं, और 25 साल में हम काफी समय साथ में भी रहे। जब मित्र विपत्ति में हो तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप सारी बाधाएं तोड़कर अपने मित्र के साथ खड़े हो। महाभारत में कर्ण को पता था कि कौरव हारेंगे, उसके बावजूद भी वो कौरवों के साथ खड़ा रहा। वो चाहता तो पांडवों के साथ भी जा सकता था, वो चाहता तो युद्ध से बाहर भी रह सकता था। अगर हारते हुए मित्र के साथ आप खड़े होते हैं तब आपकी हार और जीत दोनों के मायने होते हैं। जीतते हुए आदमी के साथ सब खड़े होते हैं। तो धामी मेरा दोस्त है, मैं उसको भाई मानता हूं। अगर वो उस दिन चुनाव हार गया था और अकेला था तो ये मेरा फर्ज था कि मैं उसके साथ खड़ा हूं। बात रही हिलोरे मारने की, जिस पार्टी में चाहूं, जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, लेने को तैयार है। ये मैं तय करूंगा मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना। मुझे गुलाम बन के राजनीति करनी है या मुझे अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से राजनीति करनी है। तो गुलामों की लाइन तो बहुत लंबी है और लड़ने वालों की लाइन बहुत अलग है। इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तो हमारे साथ में खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा जी तमाम मुद्दों पे बात की है, तमाम चर्चा की है, और बातें बहुत अलग तरह की भी बातें हुई है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इतनी दूर से, बहुत बहुत आभार।